ठीक है ना, देखें कि जो मेजॉरिटी होती है हमारे डायग्नोसिस, जितनी भी बीमारियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर डायग्नोसिस इन सर्जिकल प्रैक्टिस, वो दे आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड दे आर बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि हम तकरीबन बहुत सारी डायग्नोसिस तक हिस्ट्री लेके और फिजिकल एग्जामिनेशन करके पहुंच जाते हैं। और इमेजिंग जो है, देखिए इमेजिंग, फिर हम इमेजिंग की मदद से हम करते हैं, हम कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को, और हम रिजॉल्व करते हैं अपनी अनसर्टेनिटीज़ को, और हम क्या करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इमेजिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो देखें कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ आवर सर्जिकल डिसीजंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन इमेजिंग रिपोर्ट्स। ठीक है ना। बट याद रखें, बट फॉर द क्लिनिशियंस, हमारे जो क्लिनिशियंस हैं यानी हम लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट दीज शुड ओनली बी रिक्वेस्टेड, दीज इमेजिंग मोडेलिटीज़ आर रिक्वेस्टेड, ओनली बी रिक्वेस्टेड कब, जब वहाँ रीज़नेबल चांस हो कि इट विल अफेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ऐसे चुपके से नहीं, चौके, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, चुपके से शोर नहीं करना चौके। ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ उस वक्त करना है जब ये मैनेजमेंट पे कोई असर डाल सके, यानी ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो बेसिक जो प्रिंसिपल है किसका, इमेजिंग मोडेलिटीज़ को ऑर्डर करने का, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि पहले आप सिंपल और लीस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट ऑर्डर करें। ठीक है, सिंपल टेस्ट ऑर्डर करें, लीस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट ऑर्डर करें, और उसके अगर ये जैसे कि कौन कौन से, मिसाल के तौर पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज, ये ऑर्डर करें। अगर ये जो हैं ये फेल हो जाएं कोई रिज़ल्ट देने में, तो फिर आप क्या करेंगे, एडवांस टेस्ट यानी कि सीटी, एमआरआई या एमआरए भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना। तो वेरियस टेक्निक्स हैं, जो इमेजिंग के टेक्निक्स के वेरियस इमेज मेथड्स हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड। ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिंग मोडेलिटी है। ठीक है, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड से हम क्या कर सकते हैं, हम वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल मास हो गया, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। हेपेटिक डिजीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड, पैंक्रियाटिक डिजीज़ के लिए कराते हैं, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ के लिए, यूटीआई कोई हो या फिर गायनी के कोई इश्यूज़ हो, इन सब इस तरह के इश्यूज़ सब के लिए हम अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। ठीक है ना। ऑल्सो डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल पार्ट्स, डिजीज़ ऑफ द स्मॉल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल थायराइड हो गया हमारे पास, ब्रेस्ट हो गया, टेस्टिस हो गया, तो इनके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड के देखिए एडवांटेजेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि रेडिएशन जो होती है अल्ट्रासाउंड में, रेडिएशन ज़ीरो होती है। ठीक है, ये नॉन इन्वेसिव है, कितने आसानी से मज़े से जेल लगा के पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह नो स्पेशल प्रिपरेशन, किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इमीजिएट रिपोर्ट हमें उसी वक्त मिल जाती है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है ना, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स होते हैं, और पेनलेस एक प्रोसीजर होता है, और इनएक्सपेंसिव, सस्ता होता है ये अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। ठीक है ना। अब जो डिसएडवांटेजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, वो क्या क्या हैं, वो ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको सही नहीं आता अल्ट्रासाउंड, और वो कर ले तो वो उसको डेफिनेटली गलत रिपोर्ट देगा। अच्छा, इसी तरह लॉन्ग लिविंग जो वो ठीक है ना, लॉन्ग लर्निंग कर्व इसका लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग लर्निंग कर्व है। इसी तरह फिर इंटरप्रिटेशन ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ठीक है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम ही इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती है। और इसके बाद रिजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई ख़ास रिजोल्यूशन ना हो तो मुश्किल हो जाता है चीज़ों को देखना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। ठीक है ना। अब मेकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड याद रखें, इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इमेजिंग। पहली बात तो ये है कि इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मोडेलिटी ऑफ इमेजिंग है। ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है, इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है। याद रखें, अल्ट्रासाउंड में एक ट्रांसड्यूसर प्रोब होता है। ठीक है ना। और ये यही ट्रांसड्यूसर प्रोब अल्ट्रासाउंड मशीन का मेन पार्ट होता है। ठीक है ना। अब ये ट्रांसड्यूसर इट मेक्स साउंड्स, आवाज़ बनाता है, और फिर साथ साथ में इट
थ्रोस साउंड वेव्स, साथ साथ इट रिसीव्स द साउंड वेव्स, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर है, थ्रो करता है, फिर रिसीव भी यही अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर ही करता है। दैट्स वाई वी कॉल इट माउथ एंड ईयर्स ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन। इसको हम क्या कहते हैं, मुंह से ज़बान आवाज़ निकाली जाती है ना, ईयर्स से वापस सुनी जाती है, इसीलिए माउथ एंड ईयर्स कहते हैं हम इस ट्रांसड्यूसर को। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर जो है वो बनाता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। माउथ है ना, ये माउथ है तो साउंड्स बनाता है। अब ये साउंड वेव्स जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, बॉडी के अंदर जाती हैं डिफरेंट टिश्यू इंटरफेस, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, इस तरह के टिश्यू में ये जाती हैं, अंदर जाके इको प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। ये हम डायरेक्ट करते हैं, ये ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, अंदर जाके ये डिफरेंट जगहों पे इको प्रोड्यूस करती हैं। नाउ ये जो साउंड है ये बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है। जब ट्रेवल करती है तो इट रिफ्लेक्ट, डेफिनेटली ये टच कहीं भी हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी ना, तो ये रिफ्लेक्ट होती है टिश्यूज़ के साथ, टिश्यू इंटरफेस के साथ लग के, ठीक है ना। इस रिफ्लेक्शन की वजह से फिर क्या बनता है, इको, ठीक है ना। यहाँ पे सारे लग के इको बनता है, और फिर जब ये इको बनता है ना तो इस इको को यही ट्रांसड्यूसर फिर दोबारा क्या करता है, दोबारा पिक करता है इस इको को, ठीक है ना। इस इको को यही ट्रांसड्यूसर दोबारा पिक करता है। अच्छा, अब जब एक बार इसको पिक करता है ना तो इसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये वापस आती है, ट्रांसड्यूसर पिक करता है, पिक करने के बाद इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर ये एक इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। इस इमेज को फिर प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करने के बाद इसको हम इवेल्युएट करते हैं, सही है ना, स्क्रीन या फिर स्क्रीन में रख के, स्क्रीन में रखना भी प्रिंट होना ही होती है लाता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इसको हम कागज़ में प्रिंट करें, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है अल्ट्रासाउंड की, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है ना अल्ट्रासाउंड मशीन, ये देखो 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन। द हायर द फ्रीक्वेंसी, द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ किसका, इमेज रिजोल्यूशन, ठीक है। the higher the frequency, higher is the resolution of the image, ठीक है। higher the frequency, higher the resolution but less depth of view, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी अच्छी रिजोल्यूशन होगी, लेकिन उतनी ही कम डेप्थ ऑफ व्यू होगी, ठीक है ना, सही है, ठीक है। डेप्थ ऑफ व्यू को हम कहाँ से मेजर करते हैं, स्किन से लेंगे ना, लेस डेप्थ ऑफ व्यू फ्रॉम द स्किन इनवर्ड्स, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिजोल्यूशन तो अच्छी ठीक खासी होगी, लेकिन डेप्थ ऑफ व्यू फ्रॉम द स्किन कम होगी, ठीक है ना। एब्डोमिनल इमेजिंग में देखिए, एब्डोमिनल जो इमेजेस हैं इसमें हम ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी कितनी रखते हैं, 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज़ रखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें कि एब्डोमिनल इमेजिंग में ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी कम होती है, 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर फिर कहाँ यूज़ होता है, 5 से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक ट्रांसड्यूसर कहाँ यूज़ होता है, दीज आर यूज फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल मसल्स, ब्रेस्ट एंड टेस्टीज। वो इसलिए वही वाली बात है कि देखो ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो हाई रिजोल्यूशन दे, और ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसकी डेप्थ ऑफ व्यू कम हो। हमें डेप्थ ऑफ व्यू डीप तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। इसीलिए हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, हायर फ्रीक्वेंसी। हमने क्या कहा था, इसीलिए कि हायर फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्यूशन, तो ठीक है ना। अगर हम इस केस में हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो बेटर रिजोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि डेप्थ ऑफ व्यू हमें चाहिए, कम चाहिए होती है, ठीक है ना। देखो इधर इस तरह फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का ले रहे हैं तो हमें डेप्थ ऑफ व्यू कम चाहिए होता है, ठीक है। टेस्टीज का हमें डेप्थ ऑफ व्यू कम चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह मसल का भी सुपरफिशियल होता है, तो डेप्थ ऑफ व्यू हमें कम चाहिए होता है, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो हमें एक बेटर रिजोल्यूशन इमेज मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास बी स्कैन होता है, ठीक है ना, ब्राइटनेस स्कैन। इट इज़ द अल्ट्रासाउंड ऑफ द आईबॉल या फिर ऑर्बिट विद हायर फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स। देखो
हम आई बाल में फिर हमें और भी डेप्थ चाहिए नहीं होती, तो हम और भी हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, आई बाल के अल्ट्रासाउंड से रेटिनल कोरॉइडल डिटेचमेंट्स का पता लगा सकते हैं, विट्रस हिमरेज का पता लगा सकते हैं, इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर्स का पता लगा सकते हैं। लोकलाइज फॉरेन बॉडी तो नहीं है, देखो अगर कोई पेशेंट आपके पास आए तो आई का आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं लोकलाइज फॉरेन बॉडी के लिए, ठीक है। इसी तरह ऑक्यूलर मेजरमेंट्स वगैरह के लिए और प्रोप्टोसिस वगैरह के लिए आप बी स्कैन ब्राइटनेस मोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मेन मेथड ऑफ एग्जाम इसमें क्या होता है, कंटैक्ट मेथड विद पेशेंट लाइंग स्पाइन, ठीक है। पेशेंट को लिटा के उस पर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड डालते हैं। देखो ट्रांसड्यूसर हम रखते हैं डायरेक्टली ऑन द क्लोज्ड आईलिड, जेल लगाते हैं, पेशेंट को कहते हैं आंखें बंद करो, ऊपर जेल डालते हैं, जेल के ऊपर फिर हम वही ट्रांसड्यूसर रखते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बी स्कैन, बी ब्राइटनेस स्कैन कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जो हवा है, एयर, अच्छा उसके बाद बोन और या फिर दूसरी जो कैल्सिफाइड, हेवीली कैल्सिफाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, इनको देखो ये क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड बीम्स जो जितनी भी होती है ना, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब ही कर लेती हैं, ये बाहर रिफ्लेक्ट करके फिर उनकी इको नहीं बन पाती, ये ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे अल्ट्रासाउंड शोज़ वेरी लिटिल, जो इसका फ़ायदा होता है अल्ट्रासाउंड का इन जगहों को करने का। फॉर एग्जांपल लंग्स का अल्ट्रासाउंड आपने कभी नहीं सुना होगा, वो तो वहाँ एयर होती है, ठीक है। एयर क्या करती है, अल्ट्रासाउंड बीम की जितनी भी रेज़ है एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह बोन का कोई अल्ट्रासाउंड कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बोन भी सारी की सारी बीम को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए लंग की डायग्नोसिस हो गई जहाँ पे एयर है, बोन की डायग्नोसिस हो गई जहाँ पे बोन है, या फिर कैल्सिफिकेशंस हैं, इनमें अल्ट्रासाउंड का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा फ्लूइड जो है, देखिए फ्लूइड जो है गुड कंडक्टर होता है, फ्लूइड याद रखो इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ साउंड वेव्स। आपने देखा होगा जब आप नदी में या तैर रहे होते हैं दरिया में, दरिया के नीचे जाके अगर आप शोर करें या दो पत्थरों को एक दूसरे के साथ मारें तो वो कितनी हेवीली जाते हैं। उससे पता चलता है कि जो फ्लूइड होता है ना, पानी वो या फिर कोई भी फ्लूइड हो, वो गुड कंडक्टर होता है साउंड वेव्स का, ठीक है। दैट्स व्हाई अल्ट्रासाउंड इज कंसिडर्ड अ गुड मोडालिटी टू डायग्नोसिस, जहाँ पे फ्लूइड होता है। ब्लैडर एग्ज़ाम की डायग्नोसिस के लिए गुड मोडेलिटी है। इसी तरह बिलियरी सिस्टम में जहाँ पे फ्लूइड होता है एक गुड मोडेलिटी है ये अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा एक बात बताता चलूँ, कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना तो वो सोनोग्राफर हाइपो इकोइक मास या लेयन कहता है, हाइपो इकोइक। तो ये जो हाइपो इकोइक का मतलब कहता है तो ये सॉलिड कंपोनेंट होता है, ठीक है, यानी कि इस हाइपो इकोइक का मतलब ये है कि वो सॉलिड कंपोनेंट है, कोई सिस्टिक नहीं है, ठीक है ना। तो सिस्टिक नहीं है, हाइपो इकोइक। हाइपो इकोइक का मतलब इको उसमें कम बन रही है, ठीक है। सिस्ट में अच्छी खासी इको बनती है, ठीक है। तो हाइपोइक का मतलब सिस्ट में, हाइपोइकोइक का मतलब सॉलिड चीज़, कोई बोन टाइप चीज़ है, कैल्सिफाइड कोई चीज़ है, इस तरह कोई चीज़ है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अल्ट्रासाउंड मशीन हमने शुरू में बनाई, उसके बाद रिसेंट एडवांसमेंट्स भी हुए हैं इस मशीनरी में। फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल जो हैं अल्ट्रासाउंड प्रोब्स बनाए हुए हैं। ऐसे स्मॉल प्रोब्स फिर हम क्या करते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं जो छुपी हुई जो बॉडी के अंदर जगह है उनके ज़्यादा से ज़्यादा करीब हम लेके जाके उनको हम एग्जामिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांस इसोफेजियल प्रोब, रेक्टल प्रोब, ट्रांसविजाइनल प्रोब और इको, याद रखो इको इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। वैसे फास्ट जो है, फास्ट आपको याद है, फोकस्ड असेसमेंट ऑफ, ठीक है, ये भी जब हम उस पर करते हैं ये भी एक टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड ही है, ठीक है। तो ये इको भी एक टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड ही है। तो ये रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो अब ट्रांस इसोफेजियल प्रोब का हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये ट्रांस इसोफेजियल प्रोब है, इट कैन बी अटैच टू द टिप ऑफ द एंडोस्कोप,
ठीक है। जो एंडोस्कोप है उसके टिप के साथ, इसको फॉर एग्जांपल ये एंडोस्कोप है तो इसके टिप के साथ हम क्या करते हैं, ट्रांस एसोफेजियल प्रोब अटैच करते हैं, और ये फिर हम इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये हम एसोफेगस के थ्रू हम अंदर फेंकते हैं मुंह के थ्रू, और एसोफेजियल ट्यूमर्स के लिए ये जो है ना, ये ट्रांस एसोफेजियल प्रोब ये गोल्ड स्टैंडर्ड रहती है, ठीक है ना। तो लोकल असेसमेंट हम कर सकते हैं इन ट्यूमर्स की, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे फिर, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहेंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एक तो एंडोस्कोपी है, फिर उसमें ट्रांस एसोफेजियल प्रोब लगाएंगे, तो ये पूरा क्या बनेगा हमारा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहेंगे इस सेटअप को, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह हम इसके थ्रू लोकल असेसमेंट ऑफ पेंक्रियाटिक लेयंस, लोकल असेसमेंट ऑफ इसोफेजियल ट्यूमर्स, प्लस इसके ज़रिए पेंक्रियाटिक लेयंस के FNA भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइन नीडल एस्पायरेशन भी कर सकते हैं। FNA क्या है, टू गेट FNA ऑफ पेंक्रियाटिक लेयंस, 12 FNA भी हम ले सकते हैं पेंक्रियाटिक लेयंस की। न सिर्फ लोकल असेसमेंट ऑफ इसोफेजियल ट्यूमर्स हम कर सकते हैं इसके ज़रिए, ट्रांस इसोफेजियल प्रोब के ज़रिए, बल्कि पेंक्रियाटिक लेयंस की FNA भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास है रेक्टल प्रोब। रेक्टल प्रोब से फिर हम क्या करते हैं, रेक्टल प्रोब से हम प्रोस्टेट एग्ज़ाम करते हैं, ठीक है ना। रेक्टल प्रोब से हम क्या करते हैं, प्रोस्टेट एग्ज़ाम करते हैं। ट्रांस विजाइनल प्रोब से हम पेल्विक स्ट्रक्चर्स, विजाइना, सर्विक्स, ये वो फिला फिस्ता जितनी भी चीज़ें हैं इधर अंदर, ठीक है, ये सारे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इको है, इको इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड, इट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी सेक्टर प्रोब, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं, हार्ट के सारे चैम्बर्स इसमें हमें नज़र आते हैं इको में, ठीक है ना। देखो इको क्या करती है, इट हार्ट चैम्बर्स दिखाती है, सारे के सारे वॉल्व्स तक दिखाती है, पेपिलरी मसल तक दिखाती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दिखाती है। इट ऑल्सो जो है कार्डियक फंक्शन टेस्ट्स, ये हमें इससे हम कर सकते हैं कि इको के ज़रिए हम CFTCN के CFTs कैन बी कैलकुलेटेड विथ इको, ठीक है। फिर हमारे पास डॉपलर है, ठीक है ना। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है, देखो ठीक है। अब देखो, अब जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ठीक है ना, अगर कोई भी प्रोब हम ले लें, प्रोब के ज़रिए हम थ्रो करें साउंड बीम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव जो है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव फ्रॉम द, कहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव फ्रॉम अ मूविंग, फॉर एग्जांपल ये चीज़ मूव कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर ये रिफ्लेक्ट होती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल इस केस में ब्लड के अंदर RBC से ये बीम लगता है और वापस रिफ्लेक्ट होता है, और ये RBC मूविंग RBC है, इससे साउंड बीम लगती है और रिफ्लेक्ट होती है। जब ये रिफ्लेक्ट होती है ना, यानी कि तो वापस आती है, ठीक है, डेफिनेटली जब वापस आती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हमें नज़र आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है, डेल्टा F फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हम मेजर कर सकते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, और एक बार अगर हम ये फ्रीक्वेंसी चेंज मेजर करने के काबिल हो जाएं, तो हम फिर क्या, वी कैन ऑल्सो असेस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फ्रीक्वेंसी चेंज हमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है। याद रखो, नॉट ओनली स्पीड ऑफ द मूवमेंट बट डायरेक्शन भी हमें बता देता है, ठीक है ना। सो स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगेन मैंने थोड़ा सा इसको समराइज़ किया है। इफ़ RBC मूविंग है और हम अल्ट्रासाउंड वेव RBC में डालें, तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज मेजर कर सकते हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी चेंज, इस फ्रीक्वेंसी से हम ब्लड की फिर डायरेक्शन और ब्लड की स्पीड का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, पता लगा सकते हैं। ये प्रिंसिपल है किसका, डॉपलर अल्ट्रासाउंड का, ठीक है ना, डॉपलर अल्ट्रासाउंड का ये प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी है, न सिर्फ ये डेल्टा एफ है बल्कि ये एक डिप्रेसर भी है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, फिर हम वेलोसिटीज़
विद इन मेजर ब्लड वेसल्स मेजर कर सकते हैं, वही वाली बात है ब्लड की स्पीड, ठीक है ना। डॉपलर इमेजिंग दो तरह की होती है, ठीक है, आर्टीरियल डिजीज़ के लिए और वेनस डिजीज़ की असेसमेंट के लिए। आर्टीरियल डिजीज़ की असेसमेंट के लिए और वेनस डिजीज़ की असेसमेंट के लिए इसको हम आर्टीरियल डॉपलर कहते हैं, इसको हम वेनस डॉपलर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसी डिजीज़ में जो स्टीनोटिक लेयंस है, स्टीनोटिक लेयंस वो चेंज करती हैं किसको, वेलोसिटी इसको, फिर इन वेलोसिटी का चेंज हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक होता है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड क्या 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 है, इट इज़ नथिंग बट इज़ अ डॉपलर अल्ट्रासाउंड बट विथ बी मोड। अगर हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ आप बी मोड को शामिल कर लें, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेक्स। एंड इस डुप्लेक्स जो है इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वेस्कुलर फ्लो स्टडीज़ एंड वेरिकोज वेंस। याद रखो, वेरिकोज वेंस और वेस्कुलर फ्लो स्टडीज़ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है डुप्लेक्स, ठीक है। अब देखो अल्ट्रासाउंड की फिर लिमिटेशंस भी हैं, मैंने शुरू में भी बताया था। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय गैस यानी कि एयर, ठीक है, इधर भी एयर या फिर और साथ साथ में बोन और कैल्सिफाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई अल्ट्रासाउंड जो है इट इज़ नॉट एन आइडियल इमेजिंग टेक्निक फॉर बाउल। बाउल में गैस होती है ना, उसके लिए ये कोई आइडियल इमेजिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे फिर क्या होती है, इंटेस्टाइनल जो गैस होती है, इंटेस्टाइनल का इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस होती है ये फिर कम करती है विजिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट जगहों पे, पेंक्रियाज, एओर्टा हो गई, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइनल गेज जो है, इंटेस्टाइनल गेज जो है ये इट प्रिवेंट्स विजुअलाइजेशन ऑफ पेंक्रियास एंड विजुअलाइजेशन ऑफ एओर्टा। देखो डीपर और रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, सही है, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड का एक और मसला भी है, वो है मोटे लोग। मोटे लोगों में ये होता है कि इमेज जो है उनको करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे मोटे लोगों को, क्यों, क्योंकि टिशू जो है, टिशू ये एटीन्यूएट करता है, स्मॉल साउंड वेव्स को एटीन्यूएट करता जाता, ख़त्म करता जाता है। जैसे जैसे वो डीपर जाते जाते हैं तो वेव्स ही ख़त्म हो जाते हैं। जब वेव्स ख़त्म होंगे तो खाक की रिफ्लेक्शन होगी, और जब वो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी तो इको कैसे बनेगी, इको फिर को प्रोब में परसीव दोबारा कैसे की जाएगी। तो ठीक है ना, ये ओबीस लोगों में भी ये मुश्किल हो जाता है। अल्ट्रासाउंड का एक और मसला है, देखो अक्सर आपको ओबीस लोग देखते होंगे इतने मोटे हैं, उनका अल्ट्रासाउंड मतलब रिस्की है, ठीक है ना, रिस्की है। जैसे पेशेंट मासूम हमारे पास आता है, उसका अल्ट्रासाउंड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सही है। अल्ट्रासाउंड का एक और मसला ये भी है अल्ट्रासाउंड का कि ये बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होती ये वेव्स, ठीक है ना। बोन्स की फिर बोन की सरफेस जो है वो उस तक ही रहती है, उसके अंदर का कुछ भी पता आपको नहीं देंगी अल्ट्रासाउंड। तो हम ये तीन चीज़ें याद रखें, एयर, गैस और बोन, या फिर चौथी क्या है, कैल्सिफिकेशन। इनमें जो है अल्ट्रासाउंड का ABCG, एयर, बोन, कैल्सिफिकेशन, गैस, ठीक है। तो इनमें कोई रोल नहीं होता अल्ट्रासाउंड का, ठीक है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स, ठीक है ना, एक्सरेज हम देखेंगे, ठीक है।